Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you people will be fine. आज हम जॉर्ज यूल की बुक की जो ग्लॉसरी है उसका पेज 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ पेजेस को डिस्कस किया है जो मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और ये जो ग्लॉसरी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये ख़ास तौर पर जो पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरशिप के लिए पोस्ट आई हुई हैं उनके जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, ताकि वो फास्ट ट्रैक पे जो है वो अपनी लिंग्विस्टिक्स की प्रेपरेशन जो है वो कर सकें। तो इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि इसके जितने भी पेजेस हैं मैं सबको डिस्कस करूं। और आई ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए। तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस भी जो लिंग्विस्टिक्स पे मैं बनाऊंगा वो भी ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए ही हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पेज नंबर 5। इसमें जो पहली टर्म है वो है आपकी क्रियोल की। क्रियोल का नाम आपने काफ़ी दफ़ा सुना है। इसके साथ जो अटैच टर्म है वो पिजन है। अब ये पिजन जो है वो वाला नहीं है, कबूतर वाला पिजन नहीं है। आप इसको उसके साथ जो है वो ना कीजिएगा। तो क्रियोल जो है अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अ पिजन एंड इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज बाय अ पॉपुलेशन ऑफ नेटिव स्पीकर्स। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं आपको। पिजन जो है ये एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज होती है जो कि एक ट्रेड पर्पसेस के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। और इसका जो मतलब इसके स्पीकर्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। दैट इज यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। और जब यही पिजन जो है वो लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें एज एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, तो फिर वो पिजन पिजन नहीं रहता, वो क्रियोल बन जाता है। ठीक है जी। तो सिंपलेस्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन पिजन बिकम्स लिंग्वा फ्रिंका इट इज कॉल्ड क्रियोल। अब ये लिंग्वा फ्रिंका या फर्स्ट लैंग्वेज या लैंग्वेज जो है इसके बारे में मेरा ख्याल है आपको आइडिया होगा, तो हम उसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ क्रियोल। उसके बाद है क्रियोलाइजेशन। ऊपर जैसे हमने क्रियोल पढ़ा, यहाँ पे ये टर्म है, ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ पिजन टू क्रियोल इन कंट्रास्ट टू डीक्रियोलाइजेशन। अब ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए से क्रियोल बनता है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि पिजन जो है बड़ी ट्रांजिएंट नेचर की, बड़ी जो है वो स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। दैट इज यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। अब इसकी हम जो है वो डिटेल आपको मैं थोड़ी सी शेयर करूं कि प्रोसेस जो है वो क्रियोलाइजेशन जो है वो कैसे होता है। अब एग्जांपल कि एक ट्रेड हब है, बहुत बड़ी ट्रेड हब है। वहां पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आकर अपना कारोबार करते हैं एंड दे बिलोंग टू द डिफरेंट कंट्रीज, दे बिलोंग टू द डिफरेंट नेशंस, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज। तो वो जब वहां पर आएंगे तो ट्रेड तो उन्होंने करनी है, बिकॉज दैट इज देयर बिजनेस, और दैट दे हैव कम फॉर द सोल पर्पस ऑफ selling and buying things from that particular point or that particular place. तो अब वो इंटरेक्शन करेंगे। अब उनके इंटरेक्शन के लिए क्या हुआ कि उन्होंने एक लैंग्वेज डिवाइस की दैट इज ओनली यूज फॉर द ट्रेड पर्पसेस। ठीक है। वो जो लैंग्वेज है जो ट्रेड पर्पस के लिए यूज हुई उसको उन्होंने पिजन कहा है। अब हमारी बात चलेगी क्रियोल कैसे बना। ठीक है, ये क्रियोलाइजेशन हुई कैसे। तो भाई जब वो लोग वहां पर बैठे, उन्होंने वहां पे ट्रेड शुरू की,
तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जितने बड़े बड़े शहर हैं पुराने ज़माने के, वो कहाँ होते थे, वो दरियाओं के किनारे पर होते थे, क्योंकि उस वक्त जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ थी दैट वाज वाटर। तो जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर देख लें आप, चिन्योट देख लें आप, ये दरियाओं के किनारों पर हैं। और इसी तरह जब एडवांसमेंट आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो लोग जो हैं वो जो ट्रेड हब्स बनाई हुई थी उन्होंने, जहाँ पर उन्हें ट्रैवल करके इतने सफ़र करके आना पड़ता था, तो उन्होंने वहीं पर ही रहना शुरू कर दिया। ओब्वियसली जब वो वहाँ पर रहेंगे, अपना घर बनाएंगे, उनकी शादियाँ होंगी तो उनके बच्चे होंगे। अब वो बच्चे क्या करेंगे, कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? क्योंकि वो जो पिजन थी वो तो वो बोलते थे ट्रेड पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने घर भी वहां पर ले लिया, तो वो पिजन उन्होंने घर में भी बोलनी शुरू कर दी। अब उनके जो नए बच्चे पैदा हुए, उन्होंने भी वही लैंग्वेज जो है वो बोलनी शुरू की। तो ये वो फिर जो पिजन था वो क्रियोल बन गया। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्रियोलाइजेशन कहते हैं। और एक एमसीक्यू आपने हमेशा याद रखना है, आपके पेपर में भी आ भी सकता है, कि पिजन का कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता। क्या मैंने बताया कि पिजन का कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता, ठीक है। ये एमसीक्यू एक दो दफा पहले भी आया हुआ है, तो काइंडली जरा इसको देख लीजिएगा। होप यू हैव गॉट द आइडिया। द नेक्स्ट इज क्रिटिकल पीरियड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है क्रिटिकल पीरियड। कोई मुश्किल हालात के हवाले से हम कहते हैं, और जब से हम पैदा हुए हैं हम यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्रिटिकल पीरियड से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम, क्योंकि वी आर स्टडीइंग लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम क्रिटिकल पीरियड को देखेंगे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्या है, द टाइम फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी ड्यूरिंग विच नॉर्मल फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कैन टेक प्लेस। कि ये आपकी बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक का जो पीरियड है, प्यूबर्टी बलूगत की उम्र को कहते हैं, ठीक है। जो हमारे हवाले से हमारे मुल्क में 18 साल का बच्चा जो होता है वो मतलब जो है बालिग तस्वर होता है। तो ये अब इसके मुताबिक वो कह रहा है कि वो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी का वो पीरियड है जिसके दौरान इंसान जो है उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसकी एक्विजिशन होती है, ठीक है जी। यानी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द पीरियड फ्रॉम birth to puberty during which normal first language acquisition can take place। इसके दौरान जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसकी एक्विजिशन। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक्विजिशन और लर्निंग। एक्विजिशन होती है जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको हम अक्वायर करते हैं, जो नेचुरल सेटिंग से हम सीखते हैं, जिसके लिए हमें क्लासरूम्स की ज़रूरत नहीं होती, उसको एक्विजिशन कहते हैं। लर्निंग होता है जिसके लिए हम बाकायदा क्लासेस, बाकायदा कोई हम एफर्ट करते हैं, तो वो आपकी जो है लर्निंग कहलाती है। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन में फ़र्क है। तो ये इसके हिसाब से जो है वो क्या है कि एक पहले मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी, जो उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर होती है उसको क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सी रिसर्चेस हैं। एक आपको क्रिटिकल एज हाइपोथेसिस के नाम से एक हाइपोथेसिस है, ठीक है जी, उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें बताई गई हैं। So the next is cultural transmission. This is also a process, the process whereby knowledge of a language is passed from one generation to the next. कुछ चीज़ें सीना बसीना आती हैं। एक हमने अपने वालिदैन से सीखी, हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, उनके बच्चे फिर उनसे सीखेंगे। तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन का भी यही प्रोसेस है, ठीक है। क्या है कि जिसके ज़रिए से लैंग्वेज का नॉलेज जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। यानी मोस्टली यही होता है कि अगर पेरेंट्स की जो नेटिव लैंग्वेज है वो पंजाबी है तो बच्चे भी पंजाबी बोलते हैं, या अगर वो उर्दू बोलते हैं तो बच्चे उर्दू बोलेंगे। तो ये जिस वो प्रोसेस है कल्चरल ट्रांसमिशन, जिसके ज़रिए से लैंग्वेज का नॉलेज जो है
लैंग्वेज नॉलेज से मुराद आपकी लैंग्वेज की ग्रामर है, वोकैबुलरी है, उसका सिंटैक्स है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके लेक्सिकॉन्स हैं, वोकैबुलरी, सब चीज़ें जो हैं वो उसी नॉलेज में आएंगे। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के ज़रिए से लैंग्वेज एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती है उसको आप क्रिटिकल जो है सॉरी कल्चरल ट्रांसमिशन कह सकते हैं। कल्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म, सोशली एक्वायर्ड नॉलेज। ठीक है जी। और क्यूनिफॉर्म, ये बेसिकली अ वे ऑफ राइटिंग क्रिएटेड बाय प्रेसिंग अ वेज शेप्ड इम्प्लीमेंट इनटू सॉफ्ट क्ले। ये एक तरह का जो है तरीका है राइटिंग का, जिसके ज़रिए से क्या करते हैं, वे ऑफ राइटिंग क्रिएटेड बाय प्रेसिंग अ वेज शेप्ड इम्प्लीमेंट इनटू द सॉफ्ट क्ले। इस तरह से जो वो राइटिंग क्रिएट की जाती है उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। द नेक्स्ट इज डीक्रियोलाइजेशन। ऊपर मैंने क्रियोलाइजेशन को बड़ी डिटेल से आपको बता दिया था, तो मेरा ख्याल है कि आप डीक्रियोलाइजेशन में कोई कंसेप्चुअल जो है वो मिसपरसेप्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी हम इसे देखते हैं। द प्रोसेस वेयर बाई अ क्रियोल इज यूज्ड विद अ fewer distinct Creole features as it becomes more like a standard variety in contrast to Creolization। जो मैंने आपको क्रियोलाइजेशन के बारे में बताया है सारा कुछ, उसको थोड़ा सा उलट कर दें तो वो डी क्रियोलाइजेशन कहलाता है। ये भी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से क्रियोल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है विद फ्यूवर डिस्टिंक्ट क्रियोल फीचर्स। ठीक है, कि उसमें कुछ क्रियोल की ख़ास किस्म की फीचर्स इस्तेमाल की जाती हैं जिसके ज़रिए से इट बिकम्स मोर लाइक अ स्टैंडर्ड वैरायटी, तो ये स्टैंडर्ड वैरायटी की तरह का बन जाता है इन कंट्रास्ट टू क्रियोलाइजेशन। ठीक है जी। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू जो है वो सेट हो सकता है। और नेक्स्ट जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सिंटेक्स की टर्म है, डीप स्ट्रक्चर। अब डीप स्ट्रक्चर क्या होती है? जब हम बात करते हैं तो बात करने से पहले हमारे माइंड में एक प्रोसेस चलता है, माइंड में एक कॉन्सेप्ट निकलता है। वो जो पीछे लैंग एंड पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी है लिंग्विस्टिक्स जनरल के ऊपर, तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो वो जो लैंग है उसकी जब एक्चुअल मैनिफेस्टेशन होती है तो वो पैरोल कहलाती है, यही मैंने बताया था। तो अब ये डीप स्ट्रक्चर क्या है? द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एज प्रेजेंटेड बाय फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। सिंपल वे में बताता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ जाएं, लिख आप खुद भी सकते हैं कि बोलने से पहले जो माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट होता है जिसकी बेस पर आप सेंटेंस बनाकर बोलते हैं वो आपकी डीप स्ट्रक्चर कहलाती है। और जब आप उसको बोल देते हैं वो सेंटेंस फॉर्म में आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है जी, दोनों जो हैं ये आपकी सिंटेक्स की टर्म है। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूं कि जैसे आप एक सेंटेंस बोलते हैं, आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगो। ये जब आप इसको लिख लेते हैं तो ये सरफेस स्ट्रक्चर है इसकी। ठीक है, और मैंगोज आर ईटन बाय मी, ये भी एक सरफेस स्ट्रक्चर बन गई। अब सरफेस स्ट्रक्चर दो हैं, दोनों का मतलब सेम है, और वो जो सेम मतलब है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो इन दोनों सेंटेंस की डीप स्ट्रक्चर है। जो पीछे थॉट होती है, जो पीछे कंटेंट होता है, जिसकी बेस पर आप वो सेंटेंस बोल रहे होते हैं, जो उसका असल मकसद होता है, वो आप उसका डीप स्ट्रक्चर कहलाता है। होप यू हैव गॉट द आइडिया। देन कम्स डायक्टिक्स। डायक्टिक्स क्या होती हैं? जेस्चर यूज्ड टू पॉइंट एट थिंग्स और पीपल। ये वो जेस्चर्स हैं जिनके जरिए से आप पॉइंटिंग जेस्चर्स हैं। ठीक है जी, जिसके जरिए से आप क्या करते हैं, चीजों को या लोगों को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है जी, और ये जेस्चर्स हैं, जैसे आप ऐसे उंगली का इशारा करते हैं किसी की तरफ। ठीक है,
और उंगली उठाते हैं, पॉइंट करते हैं कि वो ये, मतलब, लेकिन इसमें वर्ड का इस्तेमाल कम और जेस्चर्स का ज्यादा है। ठीक है जी, वो जो जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं चीजों को और लोगों को पॉइंट करने के लिए, उनको डायक्टिक्स कहते हैं। क्लियर होगी जी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं डेक्सिस। रिलेटेड टर्म है, प्रैग्मेटिक की टर्म है, जो हम ऊपर डायक्टिक की बात की है वो भी प्रैग्मेटिक्स में ही हम उसको देखते हैं। अब डेक्सिस क्या है? यूजिंग वर्ड सच एज दिस, हेयर, एज अ वे ऑफ पॉइंटिंग विद लैंग्वेज। अब देखें डायक्टिक एक्सप्रेशन या डेक्सिस क्या होते हैं? पॉइंटिंग विद लैंग्वेज इज कॉल्ड डेक्सिस। जैसे दिस, देयर, हेयर, उसमें आगे एनफ हो रहा है, क्या जो है कैटअप हो रहा है, वो आगे इसकी अगली जो है वो टर्म्स हैं। तो डिक्सेस क्या होते हैं कि हम जब वर्ड्स के ज़रिए से जो है वो लैंग्वेज के ज़रिए से पॉइंट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको आप क्या कहते हैं? डिक्सेस। ठीक है जी। स्पेशियल डिक्सेस भी होते हैं, टेम्परल डिक्सेस भी होते हैं, ये आगे फर्दर जब टर्म्स आएंगी तो आई विल एक्सप्लेन। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है डेंटल। ये इसको ज़रा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बड़ा टेक्निकल जो है वो फील्ड है, इसकी डोमेन है लिंग्विस्टिक्स की। इसको समझने के लिए भी थोड़ी सी मतलब एफर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सीरीज़ जो है वो जो शुरू की है, लेक्चर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिंग्विस्टिक्स पे। उसमें पार्ट 3 एंड 4 को अगर आप देखें तो उसमें आपको कॉन्सोनेंट्स जो है कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स और उनके मैनर एंड प्लेसेस आपको नजर आएंगे। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे हमने टर्म्स को लेकर चलना होता है तो इतनी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आप अगर फर्दर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप उसमें से देख सकते हैं या मुझे टेक्स्ट कर जो है कमेंट कर दें। A consonant produced with the tongue tipped behind the upper front teeth, the four sounds in that. ठीक है जी। ये बेसिकली डेंटल क्या है? ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। मैंने आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट्स को दो पैरामीटर्स पर उसकी डिवीजन की जाती है, एक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन। इसके अलावा वॉइसिंग पे भी होती है और मेन यही दो हैं। तो ये बेसिकली प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है डेंटल। डेंटल का क्या मतलब होता है? डेंटल ये टर्म है जिसका मतलब टीथ होता है। तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं टिप ऑफ टंग और अपर फ्रंट टीथ, यानी इसको बोलते हुए आपकी जो टंग है, टंग पंजाबी वाली नहीं अंग्रेजी वाली, आपकी जबान जो है वो क्या करती है? उसकी टिप जो है आपके फ्रंट टीथ के बैक पे जाकर लगती है। जैसे आप बोलें द, 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 द। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वो वाली साउंड्स जो कि आपकी अपर फ्रंट टीथ और टिप ऑफ टंग के आपस में मिलने या इंटरेक्शन से बोली जाती हैं, उनको डेंटल कहते हैं। उसको प्लेस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से भी आगे डिवीजन इसकी है। एनीवेज, देन कम्स डेरिवेशन। डेरिवेशन जो है इस बड़ा ही मॉर्फोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है और प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस। मॉर्फोलॉजी पे मेरी आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा, क्लासिफिकेशन मॉर्फीम्स की बताऊंगा। ठीक है। तो उसमें हम डेरिवेशन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि एज अ टर्म उसको ले रहे हैं तो वी हैव टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस। अब अफिक्सेस क्या होते हैं? अफिक्सेशन क्या होती है? आपने वर्ड सुना होगा उर्दू में, आपने जब मैट्रिक या एफए में पढ़ा है तो आपने वर्ड सुनेंगे साबके और लाहिके। ठीक है जी।
वो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस जो रूट वर्ड से पहले लगते हैं और सफिक्सेस जो रूट वर्ड के बाद लगते हैं। और रूट वर्ड वो वाला वर्ड होता है जिसके साथ ये दोनों चीजें जो हैं वो ऐड होती हैं। अगर शुरू में ऐड होगा तो वो आपका प्रीफिक्स होगा, बाद में होगा तो वो आपका सफिक्स होगा। जैसे कि वर्ड है अनफेथफुल। अनफेथफुल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, अन को अलग कर दें, फुल को अलग कर दें, फेथ दरमियान में आ जाएगा। फेथ आपका रूट वर्ड है, ये आपका मतलब जो है फ्री मॉर्फीम इसको कह लें। और इसके साथ जो अन है वो आपका बाउंड मॉर्फीम है, यानी अन जो और प्रीफिक्स है। और फुल जो है वो आपका क्या है? हाँ जी, आपका सफिक्स है। क्लियर होगी जी बात? अब ये डेरिवेशन बीच में कहाँ से आएगा? आप कहेंगे सर ने इधर उधर घुमा दिया, डेरिवेशन बताया ही नहीं। तो भाई ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए से हम न्यू वर्ड्स बनाते हैं अफिक्सेशन करके। ठीक है, यानी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के जब हम न्यू वर्ड बनाते हैं तो उस न्यू वर्ड का जो प्रोसेस है उसको डेरिवेशन कहते हैं। ठीक है जी। फर्दर अगली टर्म में और क्लियर हो जाएगा। रिलेटेड टर्म है वो है डेरिवेशनल मॉर्फीम। देखें, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम की बात करते हैं तो मॉर्फीम दो तरह के हैं, एक होते हैं फ्री मॉर्फीम और एक होते हैं बाउंड मॉर्फीम। अब ये डेरिवेशनल जो हैं ये बाउंड मॉर्फीम की आगे एक किस्म है। ठीक है जी, वो आप मॉर्फोलॉजी वाली वीडियो देखिएगा, आपको सारी इसमें डिटेल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे। A bound morpheme such as ish used to make new words or word of different grammatical category, boyish in contrast to an inflectional morpheme। देखें, डेरिवेशनल मॉर्फीम भी होते हैं और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम भी होते हैं। अब डेरिवेशनल मॉर्फीम जो है ये भी बाउंड मॉर्फीम है और इन्फ्लेक्शन भी बाउंड मॉर्फीम है। ठीक है। अब ये जो बाउंड मॉर्फीम है, जैसे उसने एग्जांपल भी दिया इश, जैसे बॉय के साथ इश लगाएं तो बॉयश। अब ये डेरिवेशनल मॉर्फीम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम और एक होते हैं क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम। जिस डेरिवेशनल मॉर्फीम के लगने से सॉरी जिस डेरिवेशनल मॉर्फीम के लगने से आपकी वर्ड की कैटेगरी चेंज हो जाती है। जैसे वो वर्ब था तो नाउन हो गया, नाउन था तो कुछ और बन गया। तो वो आपके जो है वो क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम कहलाते हैं। और कुछ क्लास मेंटेनिंग होते हैं जो क्लास कैटेगरी को मेंटेन करते हैं, जिनके लगने से उसकी कैटेगरी नहीं चेंज होती, मीनिंग चेंज हो जाते हैं या कुछ और भी चेंज हो सकता है। तो ये जैसे बॉय है और उसके साथ इश लगा दिया, बॉय नाउन है तो बॉयश क्या है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हुआ कि वो डेरिवेशनल मॉर्फीम लगाने से उसकी कैटेगरी क्या हुई? क्या हुई जनाब जी? चेंज हुई। ठीक है। वो जब चेंज हो जाती है तो वो जो डेरिवेशनल मॉर्फीम लगा है, जो मॉर्फीम लगा है वो डेरिवेशनल मॉर्फीम कहलाएगा। और अगर नहीं चेंज हुई तो वो क्लास मेंटेनिंग कहलाएगा। और ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम के कंट्रास्ट में होता है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम भी आगे आ जाता है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है आपका नेक्स्ट टर्म, अगर हम देखें तो वो हमारी आ रही है डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। देखें, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक सर्टन अप्रोच की ज़रूरत होती है। और जितने स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं वो अपनी अप्रोच की बेसिस पे, अपने नज़रियात की बेसिस पे वो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज के हवाले से अप्रोच को डिस्कस करना है कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होती है। एन अप्रोच टू ग्रामर that is based on a description of structure actually used in a language, not what should be used in contrast to the prescriptive approach। प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में फर्क मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में, बड़ा सिंपलेस्ट वे में।
एक चीज है जो बनी बनाई आपने ली, ठीक है, और आपने उसके साथ चलना है, तो ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। और एक चीज आपने खुद बनानी है और आप कहते हैं, जैसे मैं फर्ज करें कि ये पंखा यहाँ पे लगा हुआ है, मेरी चेयर के थोड़ा सा दूर लगा हुआ है, तो जैसे जैसी चीज है, जिस तरह से है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, और जिस तरह से होनी चाहिए वो आपकी प्रिस्क्रिप्टिव है। मिसाल मैं दे रहा था पंखे की। अब मैं जहां बैठा हूं, यहाँ पे जो सीलिंग फैन है वो मेरे सर के ऊपर नहीं लगा हुआ, वो थोड़ा सा दूर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये पंखा वहां पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब चाहिए वाला वर्ड यूज हो गया, ठीक है, जब आपने उसको चेंज करने के लिए जरूरत के मुताबिक उसको चेंज किया, उसको वहां से उतार के इधर लगा दिया, तो ये आपकी प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। और जैसे चीज होती है उसको एज इट इज आप ले ले। और ये ग्रामर में है, ये ग्रामर की अप्रोच है, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो फिर हम डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे। एन अप्रोच टू ग्रामर दैट इज बेस्ड ऑन अ डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एक्चुअली यूज्ड इन अ लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज में यूज हुई हुई हैं उनको एज इट इज बयान कर देना, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, उनको बारे में बात कर देना, वो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे होना चाहिए। जब हम ये शुड वाला वर्ड यूज करते हैं कि इस तरह नहीं यार, ऐसे होनी चाहिए थी, ये मतलब दीवार ऐसे नहीं बनानी थी, इसका ये तुमने क्या पेंट करवा लिया यार, इसको ऐसे पेंट नहीं था करवाना, इसको कोई दूसरा कलर करवाना था, ये सीनरी कहाँ से उठा लाए हो, ये कहाँ पे लगा दी, यहाँ पे यार नहीं लगानी थी ये। अब ये जो सारी है, इसको वहां पे होना चाहिए था, वो जो चाहिए वाली जो बात है वो हम डिस्क्रिप्टिव में नहीं करते, बल्कि किस में करते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में, ठीक है जी। उसके बाद है डाइक्रॉनिक वेरिएशन, differences resulting from change over a period of time in contrast to synchronic variation। ये मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट्स में वीडियो नंबर 1 में, जो पार्ट 1 है उसका, जनरल लिंग्विस्टिक्स का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि डाइक्रॉनिक क्या होती है और सिंक्रोनिक क्या होती है। तो डाइक्रॉनिक होती है हिस्टोरिकल स्टडी या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, डाइक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। और सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स होती है कि व्हेन यू स्टडी लिंग्विस्टिक्स एज अ गिवन पीरियड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम के में चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो आपकी सिंक्रोनिक होती है। और डाइक्रोनिक होती है जो कि चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको कहते हैं डाइक्रोनिक। तो यहाँ पे डाइक्रोनिक वेरिएशन डिफरेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां आती रहती हैं उनको आप क्या कहते हैं, डाइक्रोनिक वेरिएशंस। होप यू हैव गॉट द आइडिया। उसके बाद हम बात करते हैं डायलेक्ट की। डायलेक्ट जो है ये बेसिकली रीजनल वैरायटी है लैंग्वेज की, और इसमें ये ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन। ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी आ जाती है। वोकैबुलरी की हम जब बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी और लेक्सिकॉन, ठीक है जी। और प्रोनंसिएशन की बात हम करते हैं तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की हम उसकी डोमेन में आ जाती हैं। तो वो कहता है कि एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रोनंसिएशन ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इन कंट्रास्ट टू एक्सेंट। एक्सेंट आपकी पर्सनल वैरायटी होती है, ये आपकी रीजनल वैरायटी होती है। और इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन जो है वो वेरिएट, उसके अंदर वेरिएशन आती है। जैसे हम यहाँ से चलना शुरू करें और हम फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद जाते हैं, तो लाहौर, जैसे अगर हम लाहौर की एग्जांपल लें, लाहौर से हम जीटी रोड पे ज़रा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मोटरवे पे कम होता है। तो आप जीटी रोड से निकलें तो थोड़ा सा कामों की गुजरांवाला जाएंगे तो आपको लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है जी, यानी डायलेक्ट के अंदर। और फिर आगे चले जाएं आप, गुजरात, लाला मूसा, वहाँ पे आपको क्लियर चेंजेस नज़र आएंगी। और उसके बाद आगे चले जाएं तो फिर आपको कुछ फिर चेंजिंग नज़र आएंगी। तो ये जो रीजनल बेसिस पे, ज्योग्राफी की बेस पे जो लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन आती है, उसको क्या कहते हैं,
डायलेक्ट कहते हैं, ये ग्रामेटिकल भी होती हैं, ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी बेस करती हैं। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद डायलेक्ट बाउंड्री, आइसोग्लास की आपने, और बड़ा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और ये एक दो दफा पेपर में आया भी हुआ है, पीपीएससी के मुख्तलिफ जो पेपर होते रहते हैं। तो आइसोग्लास कह लें या डायलेक्ट बाउंड्रीज कह लें, पहले तो मैं आपको क्लियर बात बता दूं कि आपने याद रखना है कि डायलेक्ट बाउंड्रीज या आइसोग्लास कभी क्लियर नहीं होती, ये वेग होती हैं। इनकी जो है बाउंड्रीज को मार्क करना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है जी। तो है क्या डायलेक्ट बाउंड्री? अ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ आइसोग्लास यूज्ड टू सेपरेट वन डायलेक्ट एरिया फ्रॉम अनदर। जैसे आप जाते हैं ना, बारिश अगर होती है तो एक जगह आप गए तो वहां पे बारिश हो रही थी, थोड़ा सा आगे गए तो बारिश नहीं हो रही थी। अब एक सर्टन पॉइंट ऐसा होगा दरमियान में जहाँ पे यू विल स्टेप फ्रॉम रेन टू द प्लेस वेयर इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है जी। वो एक लाइन आपको नजर आएगी कि इधर से जमीन गीली है और उधर से सूखी है, तो वो क्लियर मार्क है बारिश के होने या ना होने का। अब लैंग्वेज में ऐसा कोई सीन नहीं होता, यही वो बात कह रहा है कि इसके जरिए से हम क्या करते हैं कि डायलेक्ट्स जो है उसको सेपरेट करते हैं, वन डायलेक्ट एरिया फ्रॉम अनदर। कि ये अगर मतलब पंजाबी की अगर हम डायलेक्ट की बात करें तो ये लाइन जो लगी हुई है, इससे इधर माझी बोली जाती है, इससे इधर शाहपुरी बोली जाती है, इससे उधर तलोची है, जंगोची है, जांगली है, पोठोहारी है, रांगड़ी है, ये सारे डायलेक्ट्स हैं मतलब पंजाबी के। ठीक है। तो अब ये जो है मतलब जो है इसमें कोई हम क्लियर बाउंड्रीज मार्क नहीं कर सकते, एक लाइन नहीं लगा सकते। ठीक है। तो वो लाइन वैसे ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, दीज आर बेसिकली द लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ आइसोग्लास यूज्ड टू सेपरेट डायलेक्ट। यानी वो डायलेक्ट को सेपरेट करने के लिए जो लाइन हम लगाते हैं उसको डायलेक्ट बाउंड्री या आइसोग्लास कहा जाता है। क्लियर होगी जी बात। उसके बाद है डायलेक्ट कंटिन्यूम। लें जी, ये आपने अगर तो बाइलिंगुअलिज्म को डिटेल से पढ़ा है, जिन्होंने एमफिल किया है उन्होंने पढ़ा होगा। तो मेयर्स कॉटन की बुक है मल्टीपल वॉइसेस। ठीक है। उसमें बड़ी डिटेल से इन सारी चीज़ों को उसने बयान किया हुआ है जो कि बाइलिंगुअलिज्म से रिलेटेड है। तो डायलेक्ट कंटिन्यूम क्या होता है? द ग्रेजुअल मर्जिंग ऑफ वन रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनटू अनदर। अब एक आप लाइन लगा लें, उसके एक पोल पे क्या है, L1 है और दूसरे पोल पे L2 है। अब दरमियान में जो है वो क्या होगा, दरमियान में वो मर्जर होगा। तो वो वाला पॉइंट या वो वाली क्या उसको कहते हैं, मर्ज ग्रेजुअल मर्जिंग ऑफ वन रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इनटू अनदर। और वो रीजनल वैरायटी क्या है? वो आपका डायलेक्ट है। ठीक है। तो ये जहाँ मर्ज हो रही होती हैं, अब यहाँ पे देखें ना, एक तरफ L1 है, फर्ज करें D1 है, डायलेक्ट 1 है, दूसरे एंड पे डायलेक्ट 2 है। तो अगर हम डायलेक्ट 1 से डायलेक्ट 2 की तरफ मूव करें तो दरमियान में एक न्यूट्रल पॉइंट भी आएगा जिसमें दोनों बराबर की इस्तेमाल हो रही होंगी या मर्ज हो जाएंगी। तो इस तरह की जो लाइंस हैं, जो मर्जिंग है, उसको डायलेक्ट कंटिन्यूम कहते हैं। क्लियर होगी जी बात। डायलेक्टोलॉजी स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स को कहते हैं। ये क्लियर सी बात है, इसको याद रख लें, क्वेश्चन आ सकता है। डाइकोटिक लिसनिंग, ले जी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। वो कहता है जी, एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ लिसनर हियर्स टू डिफरेंट साउंड्स साइमल्टेनियसली ईच थ्रू अ डिफरेंट ईयरफोन। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डाइकोटिक। डाई का मतलब तो होता है, डाइकोटमी या डाइकोटिक। लिसनिंग, लिसनिंग से रिलेटेड है। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि इसके ऊपर रिसर्च जो हुई है उसके हवाले से, कि लिसनर जो है वो टू डिफरेंट साउंड्स एट द सेम टाइम सुनता है, ईच थ्रू अ डिफरेंट ईयरफोन। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप दो मोबाइल फोन्स लें। ठीक है जी। उनमें हेडफोन लगाएं, एक पे आप जो है कोई गाना चला लें,
इंग्लिश और एक में आप चला लें उर्दू, ठीक है। अब एक साइमल्टेनियसली आप दोनों ईयर से, एक से इंग्लिश सुन रहे हैं और एक से आप उर्दू सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है इसको डाइकोटिक लिसनिंग कहेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ईच थ्रू अ डिफरेंट ईयरफोन, ठीक है जी। तो ये डाइकोटिक लिसनिंग है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा देख लीजिएगा। सॉरी। उसके बाद है डायग्लोजिया, ये भी बाइलिंगुअलिज्म की ही एक टर्म है, ठीक है जी। डायग्लोजिया का नाम आते ही जो आपका बाइलिंगुअलिज्म है वो जहन में आता है। A situation where there is a high or special variety of language used in a formal situation and a low variety used locally and informally। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है कि मुझे कामयाबी हासिल होगी। अब फर्गूसन साहब है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। डाइग्लोजिया ये सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन जिसमें दो वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। बाइलिंगुअलिज्म तो प्रोसेस है ना, यूज ऑफ टू लैंग्वेज। डाइग्लोजिया जो है ये सिचुएशन है, ठीक है। ट्राइग्लोजिया भी होता है, मल्टीपल नेस्टेड ट्राइग्लोजिया भी होता है। अब इसके आगे डिफरेंट शेड्स हैं, बट आर कंसर्न इज टू एक्सप्लेन डाइग्लोजिया। तो दो वैरायटीज एट द सेम टाइम जो यूज हो रही होती हैं, एक कौन सी वैरायटी है जो लोअर स्ट्राटम के लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक वैरायटी जो पढ़े लिखे अपर क्लास जो लोग हैं, जो मीडिया में, प्रेस में, राइटिंग में, एजुकेशन में जो यूज होती है। तो वो जो हाई वैरायटी है उसको एच वैरायटी कहेंगे, और जो वो लो वैरायटी है जो लोअर स्ट्राटम के लोग बोल रहे हैं, वो उसको एल वैरायटी कहेंगे। तो ये एल और एच दो वैरायटीज होती हैं। ये दो डायलेक्ट्स भी हो सकते हैं, ये दो लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, डिपेंड्स, ठीक है जी। तो अब ऐसी सिचुएशन जिसमें ये दोनों वैरायटीज या दोनों लैंग्वेज या दोनों डायलेक्ट एट द सेम टाइम प्रॉपरली यूज हो रहे हों, उसको क्या कहते हैं? डायग्लोजिक सिचुएशन या डायग्लोजिया। होप यू हैव गॉट द क्लियर आइडिया ऑफ डायग्लोजिया। उसके बाद है डायग्राफ। ये बड़ी आसान सी टर्म है। कुछ आप अगर आपने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में जो है साउंड सिंबल्स पढ़ी हैं या उनको याद किया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं साउंड सिंबल्स इंग्लिश के वाले से, वाउल्स की सिंबल्स और कॉन्सोनेंट्स की, इन पे कोई ना कोई सवाल आपको आ जाना है, ठीक है जी। तो अब ये जो है डायग्राफ क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग फॉर अ सिंगल साउंड, कि जब एक सिंगल साउंड को रिप्रेजेंट के लिए करने के लिए हम दो लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, उसको डायग्राफ कहते हैं। जैसे फ है साउंड, फोन है, तो हम फोन FON की बजाय PHON नहीं कहते हैं। तो ये जो PH है ये आपका डायग्राफ है। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद डिफ्थोंग्स, ये भी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की टर्म है। अ साउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वाउल साउंड्स, ठीक है जी। मैंने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के लेक्चर में बड़े डिटेल से इनकी डिस्क्रिप्शन, इनकी जो है डेफिनेशंस वो बताई हैं, आप वहाँ से भी हेल्प हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा कंसर्न यहाँ पे सिंपल डिस्क्रिप्शन है या डेफिनेशन है, तो ये है साउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वाउल साउंड्स, कि दो वाउल साउंड्स को मिलाकर हम जब एक साउंड बनाते हैं तो उसको डिफ्थोंग्स बोलते हैं। जैसे डायग्राफ है वो मतलब जो है कॉन्सोनेंट्स में आ जाएगी ज्यादातर, ठीक है जी। और डिफ्थोंग्स जो है ये वाउल साउंड्स की बात हो रही है। जैसे है मेक, अब इसमें ए और ई, जब उनको हम मर्ज करके बोलते हैं तो वो बोलते हैं ए मेक, ठीक है। अब इसमें ये याद रखें कि जो डिफ्थोंग्स होते हैं ये दे स्टार्ट फ्रॉम वन वाउल एंड एंड्स विद अनदर, एक वाउल साउंड से शुरू होते हैं और दूसरे पे एंड होते हैं, ठीक है जी। तो ए आई, जैसे बॉय है ओए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? डिफ्थोंग्स हैं। एंड याद रखने की बात,
देयर आर 8 डिफ्थोंग्स। कितने बताए मैंने? 8। 8। देयर आर 8 डिफ्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो वो आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे डिफ्थोंग्स को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके साउंड सिंबल्स के साथ बयान किया है, तो वहां से आपको हेल्प हासिल हो जाएगी। और अगर सिंपल डेफिनेशन तक महदूद रहना है तो ये यहाँ से ही देख लें आप। उसके बाद है आपकी टर्म जी, खैर से, डायरेक्ट स्पीच एक्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, इंटरेस्टिंग सी बात है कि an action in which the form used directly matches the function performed by a speaker with an utterance in contrast to an indirect speech act। सबसे पहले तो स्पीच एक्ट की आप बात करें कि स्पीच एक्ट क्या होते हैं, फिर डायरेक्ट स्पीच एक्ट क्या होते हैं। ऐसे एक्शंस जिसमें जो फॉर्म यूज होती है, जैसे इंट्रोगेटिव है, डायरेक्टली मैचेस द फंक्शन। ठीक है जी, इंटेरोगेशन में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और ये एक्शन परफॉर्म हो जाता है। जैसे परफॉर्मेटिव होते हैं, मैं कहता हूं कि आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज। जो ही मैं अटरेंस दे देता हूं कि आई अपोलोजाइज या आई प्रॉमिस, तो एक्शन परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो उसी तरह जो है ये स्पीच एक्ट्स भी जैसे परफॉर्मेटिव हैं, ये इन्हीं की, ये इकट्ठे ही हैं सारे, आपके प्रैग्मेटिक्स में आएंगे। उसको अगर आप अगर अच्छे तरीके से देखें तो यू विल सी। तो जब हम विद द वेरी अटरेंस एक्शन परफॉर्म हो जाता है, वो वाले अल्फाज, वो वाले वर्ब्स क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं, जो है स्पीच एक्ट उन्हें कहते हैं, और वो वर्ब उनको परफॉर्मेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे हो रही है डायरेक्ट स्पीच एक्ट। ये वो एक्शन है इन विच द फॉर्म यूज्ड डायरेक्टली मैचेस द फंक्शन, कि वही फॉर्म आप लैंग्वेज की यूज करेंगे जो उसका फंक्शन होगा। यानी स्पीकर अगर सवाल पूछना है तो आप क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है जी, और विद एन अटरेंस इन कंट्रास्ट टू एन इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, और इनडायरेक्ट इसके उलट है। क्लियर होगी जी बात? अगर नहीं किसी चीज की समझ आती तो यू कैन आस्क बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अपना फीडबैक भी देते रहिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई उसमें कमी कोताही फील होती है या डिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम हो गया, एक ही टर्म हमारी रह गई है और वो है डिस्कोर्स एनालिसिस। बहुत ज़्यादा रिसर्च आजकल हो रही है डिस्कोर्स एनालिसिस और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में। ये कभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्रिटिकल कैसे हो जाता है और क्रिटिकल डिस्कोर्स सिर्फ डिस्कोर्स कैसे हो जाता है, ये फर्दर। और ये ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल रिसर्च हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो हम देखते हैं कि ये डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। बाज़ औक़ात हम कुछ नहीं कह कर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है जी, जैसे द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस इन टेक्स्ट एंड कॉन्वर्सेशन, कि अल्फाज में बयान नहीं की आपने बात, कही नहीं है और अगला समझ गया है। जैसे खामोशी में आवाज होती है ना, और बिन कहे बहुत कुछ कह जाना, ये सारी डिस्कोर्स एनालिसिस के अंडर आती हैं। उसमें अब कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व होता है। बहरहाल इसके ऊपर हम एक बहुत डिटेल से लेक्चर एक रखेंगे। तो अभी हमने देखना क्या है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंसेस, कि जो बात सेंटेंसेस से हट के है, बियॉन्ड परे। ठीक है जी,
टेक्स्ट के अंदर या कॉन्वर्सेशन के अंदर जब हम सेंटेंसेस से हट जाते हैं और लैंग्वेज को हटकर स्टडी करते हैं, उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। उसमें सारी प्रैग्मेटिक भी इन्वॉल्व होती है, उसमें सारी सिमेंटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, उसमें आपकी टोन मैटर करती है, सिचुएशन मैटर करती है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ है, लिंग्विस्टिक्स है, इसको मतलब जो है समझने के लिए। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो डिस्कोर्स एनालिसिस को पढ़ा करें। इससे आपकी जो अप्रोच है लोगों के टुवर्ड्स, लाइफ के टुवर्ड्स, वो एनालिटिकल हो जाती है। आपको लोगों के रवैयों का भी पता है। वैसे तो माशाल्लाह से आपको बहुत हमसे ज्यादा रवैयों का, इंसानों का, लोगों का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी चीजें पड़ी हुई हों तो वो कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है उसको आप ज़रूर स्टडी करें जब भी आपको टाइम मिले। अगर आपको डिस्कोर्स एनालिसिस पे बुक कोई चाहिए होगी तो आप मुझे मेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको वो वाली बुक भी दे सकता हूँ। ठीक है। तो एंड पे मतलब डिस्कोर्स एनालिसिस को जब हम सेंटेंसेस से हटकर लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो भाई वो जो है ना वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। तो ये आज हमारी मैंने कोशिश की है एक पेज को एक्सप्लेन करने की। उम्मीद है कि आपको ये कुछ ना कुछ समझ आई होगी। जिनके कॉन्सेप्ट्स ज़रा वीक थे, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपलेस्ट। ठीक है जी। और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलेस्ट वे में बयान करके अच्छे तरीके से इसलिए किया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ लें। तो ये उन लोगों के लिए है जो फास्ट ट्रैक पे पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और लिंग्विस्टिक्स को गो थ्रू करना चाहते हैं। और बहरहाल अगर आप लोग जो हैं वो उसके बेस कोई लिंग्विस्टिक्स को वैसे समझना चाहता है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो बहरहाल जो है अब जिसके वो जो शेर है ना कि अब जिसके दिल में आए पाए रोशनी, हमने जला के दिल सरेआम रख दिया। ठीक है जी। तो अगर शेर में कोई ऊंच नीच हो गई हो तो सॉरी फॉर दैट। So this was all about today, and the next video will be on the next page, inshallah, hopefully. और उसके अगर आपको इस वीडियो के मुतालिक कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।